हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और ये टॉपिक अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में 11th के फर्स्ट चैप्टर में है, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है। और उसमें अक्सर ये लोगों को समझ में नहीं आता ये टॉपिक और इसके क्वेश्चंस लगाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज जो हम लोग को आप लोग को हम लोग बताने वाले हैं वो है लिमिटिंग रिएजेंट की बात। तो एक तरह से देखा जाए ये पूरा जो आएगा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन में आएगा और उसी में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग POAC रूल भी पढ़ेंगे, यानी कि कंजर्वेशन का रूल भी पढ़ेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग बताएंगे, मेनली उसकी प्रॉब्लम्स को बताएंगे जिससे आप समझ सकें कैसे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, कैसे जो कैलकुलेशन होते हैं केमिकल इक्वेशन बेस्ड पे उनको कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसकी बात हम लोग करते हैं और ये शुरुआत करते हैं और एक ही लेक्चर में पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। और देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो कहेंगे दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट आर कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी कुछ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, कुछ केमिकल इक्वेशन दिए होंगे उस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट है दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट आर कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। समझिएगा, ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो रिएक्शन में या बताइएगा रिएक्शन में पूरी तरह से यूज़ हो जाए उनको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और सीधी सी बात है, अगर रिएक्शन में जो पहले खत्म होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का बनना। जैसे देखिएगा, अगर नॉर्मल एक हम लोग प्रोसेस की बात करें, एक नॉर्मली कहीं रिएक्शन की बात करें, अगर अमोनिया बताइए हम लोग बना रहे हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम लोग अमोनिया बना रहे हैं। अगर पहले हाइड्रोजन बताइएगा कंज्यूम हो जाता है तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। अगर पहले नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, वही रिएक्शन प्रोडक्ट के बनने को डिसाइड करेगा। इसका मतलब वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हाइबर प्रोसेस की बात जैसे हम लोगों ने किया कि N2+3H2 गिव्स 2 अमोनिया। अगर सबसे पहले हाइड्रोजन ही बताइएगा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, पूरी तरह से यूज़ हो जाता है, तो आगे फिर अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों चाहिए। और अगर पहले नाइट्रोजन खत्म हो जाता है, नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाता है, तो बताएगा फिर भी अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर एक वर्चुअल रिएक्शन हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं वर्चुअल रिएक्शन को। A+2B है और ये P में जा रहा है और A के पहले से हमने 5 मोल ले लिया है, पहले से 5 मोल लिया, और B का हम लोगों ने 8 मोल लिया है। देखिए, अगर स्टॉकियोमेट्री की बात करें, इसके स्टॉकियोमेट्री मोल की बात करें, तो अगर A का 1 मोल लगता है तो B का 2 मोल लगता है और तब प्रोडक्ट बनता है। तो देखिएगा, अगर पहले से हमने A का 5 मोल ले लिया और B का बताएगा 8 मोल है, और A का स्टॉकियोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो A का 1 मोल लगता है तो B का 2 मोल लगता है। अगर A का 2 मोल लगेगा तो B का बताएगा 4 मोल लगेगा, और अगर A का बताइए 3 मोल लगेगा तो B का बताइए 6 मोल लगेगा, क्योंकि 1 पर 2 लगता है। इस तरह से अगर 4 मोल बताइए A का लगे तो B का बताएगा 8 मोल लगेगा। अब सुनिए, 4 मोल यहाँ पर हो गया A का और 8 मोल इसका, और हमने पहले से 8 मोल ही दिया था B का, तो 8 मोल माइनस 8 मोल बताएगा यहाँ पर पूरी तरह से कंज्यूम हो गया B। अब बताएगा आपके पास B नहीं बचा हुआ है, और जबकि अगर A में बात करें तो 4 मोल अभी लगा है, 5 मोल था, 1 मोल यहाँ पर रिमेंड बचा हुआ है। इसका मतलब जो बचा हुआ वो तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, जो पूरी तरह से कंज्यूम हो गया वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर B पूरी तरह से कंज्यूम हो गया तो B लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी B ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, यानी प्रोडक्ट के बनने को B डिसाइड करेगा। पहले कौन बताइएगा यहाँ पर पहले यहाँ पर कौन कंज्यूम हो जाता है, पहले B। देखिए, हम लोग A का 4 मोल लेते हैं तो B का 8 मोल लगता है, और हमने 8 मोल ही लिया है। 8 मोल यहाँ पर बताएगा 8 मोल पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। तो अब बताएगा B यहाँ पर क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर A का पहले से हमने 5 मोल लिया है और B का 8 मोल लिया है, तो अगर इसका 4 मोल लगेगा तो इसका 8 लगेगा, तो 8 पूरी तरह से यूज़ हो गया। इसका 1 मोल बचा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, B होगा। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। और देखिएगा, NO रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ NO2 गैस, फाइंड आउट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बनाता है 10 ग्राम ऑफ NO2। तो आपको निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यानी कितना ऑक्सीजन मास का रिक्वायर्ड होगा। अब देखिए, NO और O2 आपस में रिएक्ट करके NO2 का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। NO2, अब देखिए यहाँ पर अगर NO का 2 मोल लगता है तो जरा बताइएगा NO2 का भी 2 मोल लगता है और ऑक्सीजन का 1 मोल लगता है। तो चलिए हम लोग को निकालना किसको है, हम लोग को यहाँ पर निकालना है
कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट। तो देखिए NO2 और O2 को हम लोग कंपेयर करते हैं। NO2 का अगर 2 मोल लगता है, पहले से यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि बताइए लिमिटिंग रिएजेंट आप डिसाइड करें। तो NO2 का 2 मोल, तो O2 का 1 मोल लगता है। अब बताइए NO2 के मोल हम लोग निकालने हैं, क्योंकि पहले ये बताइएगा यहाँ पर NO2 का मोल बताइएगा 10 ग्राम ऑफ NO2 बनता था, 10 ग्राम ऑफ NO2 बनता था अगर, तो 10 ग्राम और डिवाइड बाई NO2 का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, इसका मोल निकल जाएगा 46। यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 10 डिवाइड बाई 46 बताइए NO2 का मोल हो गया। अब यहाँ पर इसके मोल की बात करेंगे तो वेट डिवाइड बाई 32 रखेंगे। तो अब बताइएगा ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 होता है, तो वेट डिवाइड बाई 32 रखा। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों NO2 और O2 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 डिवाइड बाई क्या हो गया 10 बाई, बताइए इसका मोल यानी 2 डिवाइड बाई 10 बाई 46 और 1 डिवाइड बाई वेट डिवाइड बाई 32 आपका हो गया। तो देखिए एक तरह से रेशियो यहाँ पर निकाल दिया गया 2:10 बाई 46 और बताइए 1 डिवाइड बाई वेट अपॉन 32, एक तरह से रेशियो यहाँ पर निकालेगा। तो 2 डिवाइड बाई इसका मोल रखा गया जो NO2 का मोल था, और 1 डिवाइड देखिए 2 तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में उसकी रिएक्शन जो स्टोइकियोमेट्री दी थी उसके अकॉर्डिंग था, इसका 1 मोल लगता था, 1 डिवाइड बाई इसका मोल रखा, वेट डिवाइड बाई 32 रखा। अब देखिएगा 46 ऊपर चला गया, 2 × 46 और डिवाइड बाई 10 हो गया, और यहाँ पर 32 डिवाइड बाई W हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट और इंटू 2 × 46 हो गया इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 10 हो गया, 32 और इंटू 10 हो गया, और वेट यहाँ पर निकला 32 × 10 डिवाइड बाई 2 × 46। और बताइएगा यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया 16 आ गया, और फिर बताइएगा 2 से कैंसिल किया 8 डिवाइड बाई 23 आ गया, इसका मतलब 80 बाई 23 आ गया। इस तरह से जो वेट निकल गया यहाँ पर वेट निकल गया 3.478 ग्राम। ये वेट है किसका, ऑक्सीजन का। देखिए यहाँ पूछा गया था फाइंड आउट मास ऑफ ऑक्सीजन, केमिस्ट्री में मास और वेट को इक्वल लेते हैं, तो देखिए ये मास कहें या वेट कहें, मास ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पर निकल गया 3.478। तो क्या किया हम लोगों ने, बस यहाँ पर हम लोगों ने इसके बताइएगा स्टोइकियोमेट्री में जो इसके मोल थे, NO2 का 2 मोल था तो ऑक्सीजन का 1 मोल लगता था, 2 और 1 रखा, और फिर हम लोग NO2 के मोल्स को निकाल दिया और ऑक्सीजन के मोल्स को निकाला। ऑक्सीजन के मोल्स में हम लोगों को वेट नहीं पता था, वही वेट हम लोगों को निकालना था, उस वेट को हम लोगों ने कंपेयर करके यहाँ पर निकाल दिया। 2 डिवाइड बाई 10 बाई 46 किया और 1 डिवाइड बाई वेट डिवाइड बाई 32 हम लोगों ने किया, और इससे हम लोगों ने वेट निकाल दिया, वेट आ गया 3.478 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2.8 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है बताइए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, फाइंड आउट मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, यानी बताएगा मोल्स ऑफ कितना CO2 बनेगा ये निकालना है। तो देखिए 2CO + O2 बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पर 2CO2, इसका मतलब CO का 2 मोल्स लगता है तो ऑक्सीजन का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल लगेगा। अब 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका मोल निकालते हैं। 2.8 डिवाइड बाई 28 बताइए 0.1 हो गया, और फिर हम लोग 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया तो 16 डिवाइड बाई 32 यहाँ पर रखते हैं तो 0.5 हो गया। अब चेक करिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखिए अगर इसका हम लोग CO का 0.1 लेते हैं तो इसका हाफ यहाँ पर बताइए लगता है यानी 0.05 लगेगा। यहाँ पर रिमेन कितना बच गया, देखिए पहले से 0.5 मोल था, 0.45 यहाँ पर बच गया, तो इसका मतलब ये तो रिएक्शन में बच जा रहा है, और जबकि ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा है CO, तो CO यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट होगा। देखिए चेक करिए 0.1 मोल अगर हम लोग लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आप बताइए अगर 2 मोल हम लोग लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का तो 1 लगता है, अगर 0.1 लेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 2 लगेगा, इसका मतलब 0.05 लगेगा। तो पहले से 0.5 दिया हुआ है, बच कितना गया 0.45, इसका मतलब ये तो लिमिटिंग रेजेंट नहीं होगा क्योंकि कंज्यूम पूरी तरह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिमेन बच जा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जा रहा है CO, तो बताइए CO यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट होगा। अब हम लोग जो यहाँ पर CO2 का बनना है वो किसके बेसिस पर डिसाइड होगा, किसके मोल से डिसाइड होगा, बताएगा CO के मोल से डिसाइड होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा अब CO के मोल से अगर डिसाइड होगा तो यहाँ पर बताएगा 0.1 मोल, अगर 2 मोल लगता है बताएगा CO का तो 2 मोल बताइए CO2 का भी लगता है, तो अगर 0.1 मोल CO का लगेगा तो 0.1 मोल CO2 का भी लगेगा। इस तरह से यहाँ पर CO2 का जो मोल आ गया वो 0.1 मोल, इसका मतलब कितना CO2 बनेगा 0.1 मोल, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट यही है बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही CO2 का बनना डिसाइड होगा। और जाहिर सी बात है अगर हम लोग CO और CO2 को कंपेयर करते हैं तो इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से कितना बनेगा, इसका 0.1 मोल बनेगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट से हम लोग कंपेयर करेंगे, जो पहले कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रेजेंट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है 6 लीटर ऑफ NO रिएक्ट विद 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 6 लीटर ऑफ NO रिएक्ट विद 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ NO2 फॉर्म। देखिएगा 2NO + O2 बताइएगा 2NO2 में जाता है, इसका मतलब NO के 2 मोल्स लगते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल और NO2 के 2 मोल्स लगते हैं। और देखिए यहाँ पर आपसे हमने बताया था एवोगाड्रो लॉ में बताया था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मोल्स, इसका मतलब वॉल्यूम को एक तरह से मोल की तरह हम लोग लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होता था। तो देखिए अगर यहाँ पर इसका 6 लीटर लिया गया NO का और ऑक्सीजन का 2 लीटर लिया गया है, अगर हम लोग 2 लीटर बताइएगा 2 लीटर NO लेते हैं तो 1 लीटर
बताइए ऑक्सीजन बनता है। अगर हम लोग 4 लीटर लेंगे तो 2 लीटर बन जाएगा, तो 2 ही लीटर खाली ऑक्सीजन का दिया है, ऑक्सीजन पूरी तरह से यहाँ पर कंज्यूम हो गया। अब इसका रिमेंड कितना बचा, 2 लीटर, इसका मतलब NO तो रिमेंड बच रहा है, तो वो लिमिटिंग रीजन होगा नहीं। पूरी तरह से कौन कंज्यूम हो जा रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पर कंज्यूम हो जा रहा है। तो लिमिटिंग रीजन कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से NO2 को कंपेयर करेंगे, तो ऑक्सीजन से NO2 को कंपेयर करते हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल लगता है स्टोइकियोमेट्री में, तो बताएगा NO2 का 2 मोल लगता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का अगर 1 लीटर की बात करें, अगर वहाँ यहाँ पर मोल को लीटर से कंपेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मोल्स, तो 1 लीटर लगता है, तो इसका 2 लीटर लगता है, और इसका 2 लीटर लगेगा तो इसका x मान लिया, तो 1 डिवाइड बाई 2 जैसे पीछे हम लोगों ने किया था, और यहाँ 2 डिवाइड बाई x करेंगे, तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 4 लीटर की हो गया। x कितना आ गया, 4 लीटर। तो याद रखिएगा लिमिटिंग रीजन ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा। अब देखिए पहले से 6 लीटर NO का दिया हुआ था और 2 लीटर ऑक्सीजन का दिया हुआ था। अगर हम लोग बताइए 2 लीटर NO का लेते हैं तो 1 लीटर लगता है, 4 लेंगे तो इसका 2 लीटर, बताइए 2 दिया होता, 2 पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, मतलब लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन से NO2 को कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा कि NO2 कितना बनता है। और देखिए अगर इसकी बैलेंस रिएक्शन में देखें तो 1 मोल अगर ऑक्सीजन लगता है तो 2 मोल NO2 बनता है। तो यहाँ पर 1 लीटर से 2 लीटर बनेगा, तो 2 लीटर से कितना बनेगा, 4 लीटर बन जाएगा। इसका मतलब x कितना आ गया, 4 लीटर के आ गया। इस तरह से देखिए हम लोगों ने लिमिटिंग रीजन से कुछ प्रॉब्लम देखी, और ये देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखा, इसके बाद लिमिटिंग एजेंट से ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा। बाकी ये हम लोगों ने कैलकुलेशन बताएगा बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पर ये क्वेश्चन किया, यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट का उतना काम नहीं था। और देखिए लिमिटिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 9 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। यहाँ पर कह रहा है 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 9 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म। देखिए N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3, ये हैबर प्रोसेस है। और देखिए नाइट्रोजन का अगर 1 मोल लगता है तो हाइड्रोजन का 3 मोल लगता है, और अमोनिया का 2 मोल लगता है। तो देखिए इसका 4 लीटर दिया हुआ, इसका 9 लीटर दिया हुआ। अगर हम लोग नाइट्रोजन का 3 लीटर लेते हैं तो 3 × 3 9 लीटर किसका लगेगा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। देखिए अगर इसका नाइट्रोजन का 1 मोल लेते हैं तो और इसका 3 मोल लगता है, तो अगर इसका 2 मोल लेंगे तो इसका 6 लगेगा, 3 लेंगे तो बताइए 9 लगेगा। और आपके पास टोटल कितना, 9 लीटर ही वॉल्यूम बताएगा हाइड्रोजन का है। इसका मतलब हाइड्रोजन तो बताइए यहाँ पर कंज्यूम हो गया, जबकि हाइड्रोजन का 1 लीटर बच गया। तो नाइट्रोजन का 1 लीटर बच गया, तो जो बच जाएगा वो तो लिमिटिंग एजेंट होगा नहीं। याद रखिएगा जो कंज्यूम हो जाएगा पूरी तरह से वही लिमिटिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन है यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट। अब अगर हम लोग अमोनिया का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन का 3 मोल लगता है, तो अमोनिया का 2 मोल लगता है। अगर हाइड्रोजन का 9 बताइए मोल की जगह पर यहाँ हम लोग लीटर ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन का अगर 3 लीटर लगता है तो अमोनिया का 2 लीटर लगता है। और क्योंकि आपको पता है क्यों मोल की जगह पर यहाँ पर हम लोग क्यों वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम इसलिए ले रहे हैं, कहेंगे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अवोगाड्रो लॉ आपने पढ़ा था, तो एक तरह से आप यहाँ पर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 लीटर अगर इसका लगता है तो इसका 2 लीटर ये हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री से डिसाइड किया। अगर इसका 9 लगेगा तो इसका x मान लिया। आप बताइए यहाँ पर 3/9 कर दिया, 2/x कर दिया। अब 3 से 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और x कितना आ गया, 6 लीटर के आ गया। तो x बताइए कितना आ गया, 6 लीटर के यहाँ पर आ गया। तो देखिए 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन था और 9 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता था, और हमको वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाना था। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना बन गया, 6 लीटर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। और हम लोगों ने किसके बेसिस पर डिसाइड किया, हम लोगों ने लिमिटिंग रीजन के बेसिस पर डिसाइड किया। और कौन था यहाँ लिमिटिंग रीजन, यहाँ पर लिमिटिंग रीजन था हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पहले बताएगा कि यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। जब हम लोग 3 लीटर नाइट्रोजन लेते हैं तभी 9 लीटर हाइड्रोजन बताएगा यहाँ पर लग जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन पहले से ही कंज्यूम हो जाता है। तो लिमिटिंग रीजन कौन था, हाइड्रोजन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ NaCl रिएक्ट विद 17 ग्राम ऑफ AgNO3। तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ NaCl रिएक्ट विद 17 ग्राम ऑफ AgNO3। तो देखते हैं NaCl AgNO3 से रिएक्ट करता है, AgCl बनाता है और NaNO3 का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 17 ग्राम AgNO3 का और 5.85 ग्राम दिया हुआ है NaCl का। सबसे पहले हम लोग NaCl का मोल निकालते हैं। NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 58.5 होता है, तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, 0.1 निकल गया। यानी NaCl का जो यहाँ पर मोल निकल गया वो 0.1 निकल गया। और सिल्वर नाइट्रेट, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का जो बताइएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होगा 170 होगा, सिल्वर का 108 होता है, और नाइट्रेट जरा बताइए 62 हो गया। तो 62 और प्लस 108 कितना हो गया, 170 हो गया। तो इसका भी 0.1 मोल, इसका मतलब इसका 0.1 लगेगा, तो इसका भी 0.1 लग रहा है। तो AgCl भी कितना होगा, 0.1 मोल ही होगा, क्योंकि देखिए सबके स्टोइकियोमेट्री में देखिए 1 मोल है।
तो अगर NaCl 1 मोल लगता है तो AgNO3 भी 1 मोल लगता है और AgCl भी 1 मोल लगता है। तो अगर सबके मोल इक्वल हैं तो बताइए अगर इसका 0.1 मोल लगेगा, इसका 0.1 मोल, तो AgCl भी कितना बनेगा, 0.1 मोल बनेगा। तो AgCl कितना बन जाएगा, 0.1 मोल। अब हमको इसका अमाउंट निकालना है, मतलब मास निकालना है। तो AgCl का मोल तो हम लोग पता कर लिया हम लोगों ने, 0.1 मोल है। वेट डिवाइड बाय मोल का वेट रखेंगे तो AgCl का Ag का सिल्वर का एटॉमिक मास जो होता है 108 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। ऐड कर दिया 143.5 हो गया, 143.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो वेट कितना आ गया, 14.35 ग्राम आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पर मास आ गया सिल्वर क्लोराइड का वो कितना आ गया, 14.35 ग्राम के आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने मोल के बेसिस पर यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट भी डिसाइड नहीं करना था क्योंकि सबके इक्वल मोल ही दिए हुए थे। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन है और इस लेक्चर के थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर और कहेंगे इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 रिएक्ट विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस। तो देखिए 0.5 मोल ऑफ BaCl2 है, रिएक्ट करता है 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 से, कैलकुलेट नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फास्फेट। तो देखिए BaCl2 3 BaCl2 2 Na3PO4 से रिएक्ट करता है, बेरियम फास्फेट बनाता है और साथ में 6 NaCl का फॉर्मेशन होता है। अगर इसमें देखिए बेरियम क्लोराइड का 3 मोल है स्टोइकियोमेट्री से, तो इसका 2 मोल है, तो इसका 1 मोल और इसका 6 मोल है। अब देखिएगा हमको 0.5 मोल दिया हुआ था BaCl2 का और रिएक्ट करता था 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 से। अब सबसे पहले देखिए अगर इसका 3 मोल लगता है तो इसका 2 लगता है, अगर इसका 1 लगेगा तो इसका बताएगा 2/3 लगेगा। तो यहाँ पर तो देखिए अगर BaCl2 का 3 मोल लगता है तो सोडियम फास्फेट का बताएगा 2 मोल लगता है, बेरियम फास्फेट का 1 मोल और NaCl का 6 मोल लगता है। यहाँ पर इसके 0.5 मोल दिए हैं और इसका 0.2 मोल दिया हुआ है। अगर देखिएगा हम लोग इसके 0.2 मोल लेते हैं तो इसका बताइए कितना लगेगा, 0.2, और क्योंकि इसका 2 मोल लगता है तो इसका 3 लगेगा, तो इसका 1 लगेगा, तो इसका 3/2 लगेगा, तो इसका 0.3 मोल लगेगा। अगर इसका 0.2 है तो देखिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.3 मोल आ गया। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 0.2 मोल यहाँ पर रिमेनिंग हो गया। देखिए कैसे, अगर इसका 2 मोल लगता था तो इसका 3 मोल लगेगा, तो अगर इसका बताइए 0.2 मोल लगेगा तो यहाँ पर बताइए 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.3 हो गया। तो 0.5 माइनस 0.3 बताइए 0.2 मोल हो गया। कितना रिमेनिंग बच गया, 0.2 मोल। और देखिए ये पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन सा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट Na3PO4 को हम लोग बेरियम फास्फेट से कंपेयर करेंगे और देखिए इसका 2 मोल लगता है था तो इसका 1 मोल लगेगा, इसका 0.2 मोल लगेगा तो इसका बताएगा यहाँ पर x होगा। अब यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 0.2 और 1/x कर दिया, x कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया। x बताएगा यहाँ पर कितना आ गया, 0.1 मोल का आ गया। तो देखिए इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 रिएक्ट विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फास्फेट। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ सोडियम फास्फेट और बेरियम फास्फेट बताइए सोडियम फास्फेट से रिएक्ट करता है, बेरियम फास्फेट बनाता है और 6 NaCl बनाता है। यहाँ पर पहले से BaCl2 का 0.5 मोल दिया हुआ था और Na3PO4 का 0.2 मोल दिया हुआ था। जब इसका 2 मोल लगता है तो इसका 3 मोल लगता है, इसका 1 लगेगा तो इसका 3/2 लगेगा, इसका 0.2 लगा तो यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.3। तो बताइए पहले से 0.5 मोल था, 0.3 माइनस हो गया, 0.2 मोल रिमेन हो गया। इसका मतलब लिमिटिंग रेजेंट कौन होगा, Na3PO4 होगा। Na3PO4 लिमिटिंग रेजेंट है तो बेरियम फास्फेट का बनना उसी पर डिसाइड होगा। तो इसका 2 मोल लगता है तो इसका 1 मोल लगेगा, तो यहाँ पर 0.2 होगा तो इसका x हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 0.1 मोल आ गई। नंबर क्वेश्चन की बात यहाँ पर करेंगे। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन। याद रखिएगा, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन, दोनों गैस हैं ईच एट STP। याद रखिए STP पर है दोनों, इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। जबकि स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करेंगे 1 atm या 760 mm ऑफ Hg होता है। इसी को NTP भी कहते हैं। NTP नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 केल्विन होगा, जबकि नॉर्मल प्रेशर क्या होगा, 1 atm यानी 760 mm ऑफ Hg के होगा। तो देखिए व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन ईच एट STP, द मोल्स ऑफ HCl फार्म इज इक्वल टू, आपको बताना है कितना मोल्स HCl का बनेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने 4 ऑप्शन दिया है। पहला A नंबर ऑप्शन है 1 मोल ऑफ HCl गैस और 2 मोल्स ऑफ HCl गैस। तीसरा ऑप्शन है 0.5 मोल ऑफ HCl गैस और फोर्थ है 1.5 मोल ऑफ HCl गैस। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है 22.4 लीटर और बताइएगा हाइड्रोजन गैस है, इसको मिक्स किया जाता है 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ और दोनों के दोनों STP पर हैं। द मोल्स ऑफ HCl गैस फार्म्ड इज इक्वल टू, आपको HCl गैस का कितना फॉर्मेशन होगा इसके बारे में बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। H2 + Cl2 गिव्स 2 HCl है और H2 कितना लिया गया है, 22.4 लीटर लिया गया है और क्लोरीन कितना लिया गया है, 11.2 लीटर लिया गया है।
तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को जो लिया गया है 22.4 लीटर और क्लोरीन को 11.2 लीटर लिया गया है। अब सबसे पहले टाइम जीरो पर इनिशियल में इसका मोल निकालते हैं। इनिशियल पर इसका मोल निकालेंगे तो याद रखिएगा, अगर वॉल्यूम दिया है एसटीपी पर तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस वी डिवाइड बाई 22.4 लीटर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर है, डिवाइड बाई यहाँ पर 22.4, बताइए कितना आ गया, 1 लीटर आ गया। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस कितना 11.2 लीटर है क्लोरीन का, और डिवाइड बाई 22.4 आ गया, इसका मतलब 0.5 लीटर के आ गया। तो देखिएगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन आ गया 1 लीटर के आ गया और क्लोरीन कितना आ गया 0.5 लीटर के आ गया। अब देखिएगा एट टाइम टी पर अगर देखें यहाँ पर 0.5 लीटर इसका लगता है, तो देखिए इसका भी 1 मोल लगता है तो इसका भी 1 मोल लगता है, और इसका अगर 0.5 मोल लगेगा तो इसका कितना लगेगा, देखिए पहले से 1 मोल दिया हुआ है, 1 माइनस 0.5, इसका मतलब कितना 0.5 मोल इसका बताइएगा बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, 0.5 मोल इसका बच जाएगा। तो देखिएगा अब हम लोग को एक बात तो क्लियर हो गई है यहाँ पर कि ये यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्लोरीन होगा लिमिटिंग रेजेंट, क्योंकि क्लोरीन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। तो क्लोरीन यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट होगा, क्योंकि क्लोरीन का 0.5 बताएगा 0.5 मोल दिया था, 0.5 मोल पूरा लग जाता है, जबकि हाइड्रोजन का बताएगा 0.5 मोल बच जाता है। तो क्लोरीन यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट होगा। अब क्लोरीन को हम लोग HCl से कंपेयर करते हैं, तो क्लोरीन को देखिए HCl से हम लोग कंपेयर करेंगे। क्लोरीन का 1 मोल लगता है तो HCl के देखिए कितने मोल लगते हैं, 2 मोल लगते हैं। तो क्लोरीन का अगर 0.5 मोल लगेगा तो बताएगा HCl का x मान लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर देखिए 1 डिवाइड बाई 0.5 हो गया, 2 डिवाइड बाई x हो गया, x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गई, 1 मोल निकल गई। तो देखिए x यहाँ पर 1 मोल आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पर HCl गैस का मोल होगा वो कितना होगा, यहाँ पर याद रखिएगा HCl गैस 1 मोल आएगा, तो 1 मोल ऑफ HCl गैस यहाँ पर बनेगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही होगा, 1 मोल ऑफ HCl गैस। कितना HCl का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, 1 मोल का। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 1 मोल ऑफ HCl गैस का फॉर्मेशन होगा। देखिए फिर से यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट से हम लोगों ने डिसाइड किया, 0.5 मोल क्लोरीन का था, 0.5 मोल अगर क्लोरीन का लेते हैं तो बताइएगा 0.5 मोल हाइड्रोजन का भी होगा। इसका मतलब बताइएगा इसका 1 मोल पहले इनिशियल में दिया हुआ है, तो 1 माइनस 0.5 बच गया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट होगा। क्लोरीन के बेसिस पर ही हम लोग HCl का अमाउंट देखेंगे। तो HCl कितना आ रहा है, 1 मोल। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल। याद रखिएगा 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। याद रखिए यहाँ पूछा गया है कौन सा रिएक्टेंट बताइएगा बच जाएगा एक्सेस में और कितना बच जाएगा, ये पूछा गया। और एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम 24 दिया हुआ और ऑक्सीजन का दिया हुआ 16। तो देखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम हाफ O2 से कंबाइन करेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और देखिए 1 ग्राम मैग्नीशियम का दिया हुआ है, 0.56 ग्राम किसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है। तो मोल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यहाँ रखेंगे, तो वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 24 रखा। और ऑक्सीजन का निकाला अगर हम लोगों ने O2 में, तो ऑक्सीजन का O2 में निकाला बताएगा 0.56 डिवाइड बाय 32 हो गया। अब देखिएगा ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, और 2 mg प्लस O2 बताइए 2 MgO में चला गया। अब देखिए 1/24 किसका मोल निकला है, मैग्नीशियम का निकला है 0.56 डिवाइड बाय 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 0.56 ग्राम दिया हुआ था। तो वेट डिवाइड बाय यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, तो 0.56 डिवाइड बाय 32 रख दिया। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम के जो मोल्स आ गए 0.0416 मोल आया, जबकि यहाँ पर देखिएगा जो बताइएगा ऑक्सीजन का मोल आ गया 0.0175 आया। तो यहाँ पर 0.0416 आया, और यहाँ पर जरा बताइए 0.0175 के आया। अब देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर इसका हम लोग 1 मोल लेते हैं तो मैग्नीशियम का कितना 2 मोल लगता है, तो इसका अगर 0.0175 लगेगा तो बताइएगा यहाँ पर कितना लगेगा, 2 इंटू 0.0175 लगेगा। इसका मतलब 2 टाइम्स लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम बताइएगा ऑक्सीजन का अगर 1 मोल लेते हैं तो मैग्नीशियम का 2 मोल लगता है। और देखिए पहले से कितना था 0.0416 था यहाँ पर, तो 2 इंटू 0.0175 यहाँ से माइनस हो गया, और देखिए बचा कितना 0.0066 मोल यहाँ पर बचा। तो 0.006 मोल बताइएगा कितना 0.0066 मोल बचा किसका, मैग्नीशियम का। तो यही बताइएगा यहाँ पर एक्सेस में था मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का कितना मोल बच गया, 0.0066 मोल बच गया। अब देखिएगा अगर अमाउंट निकालना हो, मास निकालना हो मैग्नीशियम का, तो यहाँ पर बताइएगा अगर मास निकालना है तो मोल हमें पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट डिवाइड बाई एटॉमिक मास यहाँ पर होगा। तो एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 है, तो वेट यहाँ पर निकालना या मास निकालना मैग्नीशियम का, तो 0.0066 को हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ गया 0.158, इसका मतलब अप्रॉक्स यहाँ पर आ गया 0.16 ग्राम के। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आंसर आ गया 0.16 ग्राम के। तो देखिए फिर से हम लोगों ने बताएगा जो एक्सेस अमाउंट में था उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और उसका मास भी निकाल लिया। चलिए है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन
that can be obtained at STP by reaction of 1.58 ग्राम ऑफ KMnO4 एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकालना है और जो कि दैट कैन बी ऑब्टेन एट STP बाय रिएक्शन ऑफ देखिए 1.58 ग्राम ऑफ KMnO4 एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए 2 KMnO4 और 16 HCl जाता है, 16 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताई जाता है, 2 KCl में 2 MnCl2 और 8 H2O प्लस 5 Cl2। ये आपको बैलेंस रिएक्शन याद होनी चाहिए। 2 KMnO4 बताइए 16 HCl और गिव्स 2 KCl 2 MnCl2 प्लस 8 H2O प्लस 5 Cl2 में जाता है। अब देखिए यहाँ पर KMnO4 और यहाँ पर Cl2 में कंपेयर करते हैं। KMnO4 का बताइए कितना मोल्स है, 2 मोल है, तो बताइएगा Cl2 का कितना है, 5 मोल है। अब 1.58 जरा बताइए KMnO4 का मास दिया हुआ है 1.58 ग्राम और इसका KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 होता है। इसको डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया और Cl2 का नंबर ऑफ मोल्स हमने x लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 डिवाइड बाई 0.01 हो गया कि 1.58 और डिवाइड बाई 158 कितना हो गया 0.01, तो 2 डिवाइड बाई 0.01 हो गया और यहाँ पर 5 डिवाइड बाई x हो गया। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो 0.05 डिवाइड बाई 2 निकल गया, इसका मतलब 0.025 के निकल गया। तो बताइए 0.025 के निकल गया। अब बताइएगा अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकल गया क्लोरीन का 0.025, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकालेंगे। n बताइएगा STP पर क्या होता है, V डिवाइड बाई 22.4 लीटर के होता है, तो n की वैल्यू 0.025 पता है और यहाँ पर बताइए 22.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बताइएगा वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना हो गया, 0.56 लीटर के आ गया। देखिए यहाँ पर मेन तो बैलेंस रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। KMnO4 की 2 KMnO4 के मोल्स लगते हैं तो 16 HCl का होता है और बताइएगा 2 KCl का, 2 MnCl2 का और 8 H2O का और 5 Cl2 का। ये बैलेंस रिएक्शन अगर आपको पता हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। KMnO4 को Cl2 से कंपेयर कर दिया, KMnO4 के मोल्स को हमने निकाल लिया और यहाँ पर इसी से हम लोग कंपेयर करके क्लोरीन का मोल निकाल लिया। क्लोरीन का मोल निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.56 लीटर हो गया या 560 मिलीलीटर के यहाँ पर आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकल गया एट STP पर, ये हम लोगों ने निकाल लिया। इस तरह देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इफ़ हाइड्रोजन गैस, देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार, इफ़ हाइड्रोजन गैस ऑफ प्रेशर 500 mm of Hg and oxygen gas of pressure 200 mm of Hg react to each other in a closed vessel at constant temperature। याद रखिए, if hydrogen gas of pressure 500 mm of Hg and oxygen gas of pressure 200 mm of Hg react to each other in presence of react to each other in a closed vessel at constant temperature, find out pressure of the system after reaction। दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 500 mm of Hg और ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दिया हुआ है 200 mm of Hg दिया हुआ है और दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं किसी क्लोज वेसल में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमको निकालना है प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर रिएक्शन। याद रखिएगा यहाँ पर फाइंड आउट प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर H2O2 से रिएक्ट करता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O का फॉर्मेशन करता है और देखिएगा यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, देखिए इसके नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग, इसके जो यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग अगर इसके 2 मोल्स हैं तो इसके 1 मोल लगते हैं और इसके 2 मोल लगते हैं। यानी हाइड्रोजन का अगर 2 मोल है तो ऑक्सीजन का 1 मोल और वाटर का बताएगा 2 मोल है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 500 mm ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिए 500 mm ऑफ मरकरी हाइड्रोजन का दिया हुआ है और देखिए 200 mm ऑफ मरकरी दिया हुआ है ऑक्सीजन का। तो अगर इसका 1 लगता है तो इसका 2 लगता है, तो इसका अगर 200 लगेगा तो इसका बताइए कितना लगेगा 400। देखिए यहाँ पर इसका मतलब 200 पूरा ऑक्सीजन का कंज्यूम हो जा रहा है, 200 mm ऑफ Hg यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेशर कंप्लीट यहाँ पर लग जाता है और यहाँ पर 400 mm ऑफ Hg प्रेशर लगता है। कितना बच गया प्रेशर, 100 mm ऑफ Hg यहाँ पर प्रेशर रिमेन रह गया। तो इसका मतलब जरा बताइएगा सिर्फ 100 mm ऑफ Hg बताइए प्रेशर रिमेन रहेगा, यही होगा। सो आफ्टर द रिएक्शन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इस कितना हो गया 100 mm ऑफ Hg। तो इसका मतलब 100 mm, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है 200 mm ऑफ Hg, तो हाइड्रोजन का लगता है 400 mm ऑफ Hg और दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना 500 mm ऑफ Hg, तो बच गया कितना 100 mm ऑफ Hg। तो बताइएगा जो आफ्टर द रिएक्शन जो प्रेशर होगा वो कितना हो गया 100 mm ऑफ Hg हो गया, यही यहाँ पर आंसर हो गया। अब चलिए अगर पीछे वाले क्वेश्चन में देखें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि कितना बताएगा हाइड्रोजन का प्रेशर लगेगा। इसका मतलब एक तरह से लिमिटिंग रीजन कौन हुआ था, यहाँ पर ऑक्सीजन हुआ था। ऑक्सीजन के बेसिस पर ही हम लोगों ने हाइड्रोजन का प्रेशर भी निकाला था। ऑक्सीजन का अगर 200 mm लगता है तो हाइड्रोजन का कितना लगेगा 400 mm प्रेशर लगेगा, तो 100 mm बच गया। तो यही सो आफ्टर द रिएक्शन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम कितना हो गया 100 mm ऑफ Hg हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी 3C और प्लस 4D में जाता है, यानी A प्लस बी बताएगा 3C और 4D में जाता है,
व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट द इनिशियल प्रेशर इज 200 mm ऑफ Hg। याद रखिए जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इनिशियल प्रेशर है 200 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए गैस में है प्लस बी गैस है और ये 3C गैस में जा रहा है और 4D आप बताइए गैस में जा रहा है। व्हेन रिएक्शन स्टार्ट द इनिशियल प्रेशर इज कितना है 200 mm ऑफ मर्करी। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। यहाँ पर देखिएगा आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी की होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग P1V डिवाइड बाई P2V रखेंगे और यहाँ पर N1RT डिवाइड बाई N2RT रखेंगे। V से भी यहाँ कैंसिल हो गया, RT से RT भी कैंसिल हो जाएगा। और देखिए इनिशियल प्रेशर कितना है 200 mm ऑफ मर्करी है, इनिशियल प्रेशर 200 mm ऑफ मर्करी है। और देखिए अगर हम लोग इसमें रिएक्टेंट में मोल देखें तो रिएक्टेंट का मोल N1 जरा बताइए कितना है 2 है, और बताएगा अगर प्रोडक्ट में देखें 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो N1 की वैल्यू 2 हो गई और प्रोडक्ट के मोल के N1 जरा बताइए रिएक्टेंट के मोल को दिखाता है और N2 बताइए प्रोडक्ट के मोल को दिखाता है। तो प्रोडक्ट का मोल कितना 7 है और रिएक्टेंट का मोल कितना है 2 है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो गया आपका 2 से 100, ये 200 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा। P2 कितना आ गया 700 mm ऑफ मर्करी आ गया। इस तरह से देखिए हम लोगों ने लिमिटिंग रेजेंट के बेसिस पर क्वेश्चन देख रहे हैं और लिमिटिंग रेजेंट से रिलेटेड हम लोगों ने कई क्वेश्चन निकाले थे, याद करिए। इस तरह से हम लोगों ने देखिए लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन देख लिए और 11 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने किया लिमिटिंग रेजेंट का। देखिए 1 से लेकर 11 तक के लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन देखा या कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा या कुछ उसी टाइप का रिएक्शन देखा, यानी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने किया। अब देखिएगा अब हम लोग एक नया लॉ पढ़ेंगे, एक नया लॉ हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, यानी याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POC रूल को पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन मास इज कंजर्व। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन मास इज कंजर्व, देयरफॉर नंबर्स ऑफ मोल्स आर कंजर्व ड्यू टू विच नंबर्स ऑफ एटम्स आर आल्सो कंजर्व। याद रखिएगा यहाँ पर बात ये कही गई कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन मास इज कंजर्व, मास कंजर्व होगा, मास आर कंजर्व, देयरफॉर नंबर्स ऑफ मोल्स आर आल्सो कंजर्व ड्यू टू विच नंबर्स ऑफ एटम आर आल्सो कंजर्व। याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मास से देखें तो मास कंजर्व रहता है और रिएक्शन के बताइएगा रिएक्शन के टाइम मास कंजर्व रहता है, इसीलिए नंबर्स ऑफ मोल्स भी कंजर्व रहेगा और इसकी वजह से बताइए नंबर्स ऑफ एटम भी कंजर्व होगा। दिस इज POC। याद रखिएगा यही प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है, यही प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का रूल है। अब चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। जैसे KClO3 बताइए KCl और प्लस O2 में जाता है, अगर हम लोग POAC लिखें फॉर K के लिए यहाँ बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे याद रखिए एटम के बेसिस पर हम लोग निकाल लेते हैं तो बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो POAC फॉर K निकालते हैं तो याद रखिएगा यहाँ KClO3 में कितने बताएगा K है 1 मोल है तो 1 × N नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 रख दिया और बताएगा प्रोडक्ट में KCl में कितना है 1 K है तो बताइए 1 × नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KCl रख दिया। इसलिए बताएगा इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर K का बताएगा POC रूल से हम लोगों ने K का निकाल लिया, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑफ K हम लोगों ने निकाला। इसके हेल्प से बताएगा हम लोग वेट भी निकाल सकते हैं, नंबर्स भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए POC रूल से हम लोगों ने दूसरा देखा यहाँ पर 2K। अब देखिए यहाँ पर KClO3 है, KCl + 3O2 में जा रहा है, यहाँ बैलेंस करें चाहे ना करें यहाँ पर एटम के बेसिस पर निकालते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों ने पीछे यहाँ पर रखा था N ऑफ KClO3 इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KCl, तो नंबर्स ऑफ मोल्स को वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट में बदल सकते हैं। वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट KClO3 का हो गया, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट KCl का हो गया। अगर हम लोग इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का बताएगा देखें POC फॉर ऑक्सीजन देखें, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन के बताएगा रिएक्टेंट में कितने मोल हैं। रिएक्टेंट में अगर देखिएगा यहाँ पर 3 एटम है तो यहाँ पर 3 और देखिए पीछे यहाँ पर कितना था पोटेशियम का 1 एटम था, यहाँ पर भी 1 एटम था तो 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि 1 एटम यहाँ पर रिएक्टेंट में था और प्रोडक्ट में भी बताया 1 एटम था। और अगर मोल की बात भी करें तो ये भी पूरा KClO3 का 1 मोल था और KCl का भी 1 मोल था। तो देखिए यहाँ एटम से मतलब होता है तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई किया था। अब देखिएगा KClO3 में ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 होगा। और KCl में जरा बताइएगा 3O2 में देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिएगा 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 × N ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे। इस तरह से 3 वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 रख दिया, 2 × अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के टर्म में रखेंगे VNTP डिवाइड बाय 22.4 ऑक्सीजन का। इस तरह से देखिए P4 + NaOH PH3 और NaH2 PO2 में अगर देखते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर POC फॉर फास्फोरस एटम निकालते हैं तो फास्फोरस के लिए निकालेंगे तो फास्फोरस के कितने एटम से मिलकर बना है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 4, तो 4 ×
नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ P4 रखेंगे। और देखिएगा प्रोडक्ट में दोनों में फास्फोरस है, PS3 में भी है, NH2PO2 में भी है। तो PS3 में 1 एटम है तो 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ PS3 रखेंगे। NH2PO2 में भी 1 एटम है तो बताइए 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ NH2PO2 रखेंगे, यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड पर रखेंगे। तो देखिएगा इस तरह से हम लोग एटम के बेसिस पर बताएगा POC रूल को यहाँ निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द रिएक्शन मास इज कंजर्व, देयरफॉर नंबर्स ऑफ मोल्स आर आल्सो कंजर्व, ड्यू टू विच नंबर्स ऑफ एटम आर आल्सो कंजर्व। याद रखिएगा यही POC रूल है। और POAC रूल में याद रखिएगा एटम के बेसिस पर देखते हैं। जैसे KClO3 में अगर हम लोग POC फॉर K के लिए निकालें तो KClO3 में K के कितने एटम है, 1 एटम, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। और KCl में भी 1 एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई किया नंबर्स ऑफ मोल्स को। और देखिएगा यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ऑक्सीजन के यहाँ KClO3 में जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट को। और प्रोडक्ट में देखिएगा यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है तो बताएगा 2 ऑक्सीजन एटम है तो बताइए 2 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ O2 रखा। इसी तरह से P4 प्लस NaOH में देखिएगा अगर POC फॉर फास्फोरस एटम के लिए निकालते हैं तो फास्फोरस के कितने एटम से मिलकर बना है P4, 4, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी 4 है तो 4 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ P4 रखा। और देखिए प्रोडक्ट में फास्फीन में भी बताइए PS3 है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में भी है। तो जरा बताइएगा फास्फीन में 1 एटम है तो 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ PS3 रखा। और बताइए NH2PO2 में भी बताएगा 1 एटम है तो 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ NH2PO2 रखा। इस तरह से देखिए POC रूल को हम लोगों ने पढ़ा। आगे लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं POC रूल से रिलेटेड। देखिए 1.0 यहाँ पर दिया 1.01 ग्राम ऑफ KCl ट्रीटेड विथ H2SO4 विच फार्म K2SO4, जो बनाता है K2SO4, कैलकुलेट द मास ऑफ K2SO4। देखिए KCl यहाँ पर H2SO4 से रिएक्ट करता है और K2SO4 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ बैलेंस वैलेंस की करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे POC रूल से निकालेंगे। तो देखिए हमको मास निकालना है किसका, K2SO4 का। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बताएगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से यहाँ पर नंबर्स ऑफ एटम क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर रिएक्टेंट में KCl तो 1 है तो 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KCl हो गया। प्रोडक्ट में देखिएगा तो 2 है तो 2 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 हो गया। KCl क्या बताएगा यहाँ पर निकालते हैं तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। वेट कितना दिया हुआ 1.01 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट बताएगा पोटेशियम का 39 एटॉमिक मास होगा और क्लोरीन का बताएगा 35.5 होगा। यहाँ पर ऐड कर देते हैं और मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लेते हैं। 2 इंटू बताइए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 रखेंगे तो K2SO4 का मास निकालना है तो मास ऊपर रख दिया, नीचे बताइए K2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे 78 प्लस 32, याद रखिए 39 इंटू 2 बताएगा हो गया 78, और सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64। इस तरह से देखिए यहाँ पर 1.01 डिवाइड बाय 74.5 आ गया। 2 इंटू वेट डिवाइड बाय 174 हो गया। W जो निकल गया 174 इंटू 1.01 डिवाइड बाय 74.5 इंटू 2 हो गया। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 1.7 के करीब यहाँ पर आंसर 1.17 के करीब आंसर आ जाएगा, या पूरा एग्जैक्ट निकालें तो 1.179 ग्राम यहाँ पर आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे हम लोगों ने कोई बैलेंस वैलेंस नहीं किया, नंबर्स ऑफ एटम को देखा कितना एटम है, रिएक्टेंट में बताइए पोटेशियम का कितना एटम था, 1 एटम था, 1 से मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट में बताइए कितना एटम था, 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KCl इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 के कर दिया, 2 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 के। इस तरह से वेट यहाँ पर निकाल दिया 1.179 ग्राम के। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7.45 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन HNO3। याद रखिएगा 7.45 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व इन HNO3 प्रोड्यूसेस NO2, NO2 बनाता है। देन बॉइल्ड एंड फाइनली ट्रीटेड विद H3PO4 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ K3PO4 इस फॉर्म। याद रखिएगा पोटेशियम फास्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। फाइंड आउट वेट ऑफ K3PO4, यानी वेट ऑफ K3PO4 निकालना है। देखिए 7.45 ग्राम ऑफ KCl था, किसमें नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व किया गया जो कि NO2 देता है। इसको बॉयल कर दिया गया और फाइनली ट्रीटेड विद बताइए किससे, यहाँ पर बताइए H3PO4 से, इसका मतलब आर्थो फास्फोरिक एसिड से बताइए ट्रीट कराते हैं और यहाँ प्रेसिपिटेट बनता है पोटेशियम फास्फेट का। हमको बताएगा निकालना है वेट ऑफ K3PO4, जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका वेट निकालना है। देखिए KCl HNO3 से रिएक्ट करता है, NO2 बनाता है, NO2 बताएगा H3PO4 से रिएक्ट करता है, K3PO4 बनाता है। ये फर्दर रिएक्शन है, एक तरह से रिएक्शन जैसे दी हुई वैसे हम लोगों ने लिया, पूरा बैलेंस भी नहीं किया। और अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग निकालेंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ, बताइएगा वेट किसका पता है, KCl का पता है, और साथ साथ बताइएगा KCl का यहाँ वेट पता है और हमको निकालना है K3PO4 का वेट। तो हम लोग KCl और K3PO4 का रिलेशन देखेंगे। KCl देखेगा KCl में पोटेशियम कितना है, 1 एटम है, और K3PO4 में कितना है, 3 एटम है। तो 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ KCl कर दिया इंटू 3 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ K3PO4 कर दिया। अब देखिए KCl का जो वेट दिया हुआ है 7.45 दिया हुआ है, डिवाइड बाई यहाँ पर जिस KCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 74.5 होगा। 3 इंटू वेट हमको K3PO4 का निकालना है और K3PO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 212 आएगा। वेट बताएगा इक्वल टू हो गया
212 और इंटू बताइए 0.1, क्योंकि यहाँ से कैंसिल होकर 0.1 आएगा, डिवाइड बाय 3, ये आ गया 7.06 ग्राम के। कितना आ गया? 7.06 ग्राम के। इस तरह से देखिए हम लोगों ने कोई रिएक्शन यहाँ पर पूरी तरह से रिएक्शन भी नहीं बनाई, सिर्फ हम लोगों ने KCl और K3PO4 का देखा। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई थी KCl की और K3PO4 की, देखिए KCl का 1 एटम था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, K3PO4 में पोटेशियम का बताएगा 3 एटम था तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से यहाँ वेट निकाल दिया 7.06 ग्राम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और ये देखिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन है, कहेंगे 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड C3H4। याद रखिएगा मेथेन है और यहाँ पर C3H4 है, इसका मतलब याद रखिएगा मेथेन और C3H4 का केस है, और इस कंबस्टेड, याद रखिएगा इस कंबशन कराया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर एंड आफ्टर रिएक्शन 4.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रोपाइन। याद रखिएगा यहाँ पर देखिए 10 ग्राम मिक्सचर है मेथेन का और प्रोपाइन का, और इसको कंबशन कराया जाता है इन एक्सेस ऑफ एयर में आफ्टर रिएक्शन 4.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रोपाइन। तो देखिए प्रोपाइन का यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। देखिए CH4 प्लस C3H4 है, तो याद रखिएगा यहाँ CH4 प्लस C3H4 है, तो देखिए CH4 और C3H4 है और 10 ग्राम है इसका C3 मेथेन, और बताइएगा यहाँ पर प्रोपाइन का 10 ग्राम है टोटल। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है CO2 बनाता है। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रोपाइन, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल दें, वेट हम लोग किसका प्रोपाइन का निकाल दें, या वेट या मास निकाल दें सिंपली। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मेथेन में कार्बन का जो बताइएगा कितना है, यहाँ पर कार्बन का 1 तो N ऑफ मेथेन रखा, और C3H4 में कार्बन के एटम कितना है, देखिए मेथेन में कार्बन का एटम 1 था, 1 से मल्टीप्लाई किया। C3H4 में कार्बन का एटम कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू N3 बताइए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ C3H4 हो गया, और इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है 1 है, तो 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो गया। इस तरह से करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से। यहाँ पर देखिएगा अगर मेथेन में देखें तो नंबर्स ऑफ एटम ऑफ कार्बन कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोपाइन में देखें तो 3 है, तो 3 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपाइन कर दिया, और इक्वल टू किसके है, प्रोडक्ट में बताएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है, तो यहाँ पर सीधे 1 इंटू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कर दिया। देखिए यहाँ पर जो 16 है इसका मॉलिक्यूलर मास है किसका, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट है, और यहाँ अगर CH4 का हमने मास ले लिया x, तो देखिए CH4 का अगर मास हमने ले लिया x, तो बताइएगा यहाँ पर C3H4 का कितना हो जाएगा, 10 - x मास हो गया, तो 3 इंटू 10 - x डिवाइड बाई 40 किया, क्योंकि 40 इसका आया किसका मॉलिक्यूलर मास आया है C3H4 का। और देखिए 10 - x क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने मेथेन का मास ले लिया x, तो टोटल 10 है तो 10 - x कर दिया। अब देखिए नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितना बनता है CO2 का, तो इसका भी नंबर्स ऑफ मोल्स रख दें, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में रखा है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो बताइए n यानी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल रखेंगे डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 4.2 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23 होगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया 80 आ गया, यहाँ पर देखिए आ गया 5x, और यहाँ पर देखिएगा आएगा कितना बताएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 हो गया, -6x हो गया। देखिए यहाँ पर 6x और -6x 5x क्या हो जाएगा, -x के हो गया, और -x के हो गया, तो अब यहाँ पर 60 -x इक्वल टू हो गया 56, x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4 के आ गया, तो x कितना आ गया देखिएगा 4 ग्राम के हो गया। देखिए यहाँ पर देखिएगा 80 इंटू 0.7 कितना हो गया 56 के हो गया, 60 - x इक्वल टू 56 है, x उधर चला गया 56 इधर आ गया, x आ गया कितना 4 ग्राम के। अब अगर x 4 ग्राम के है तो बताएगा मेथेन का अगर मास यहाँ पर 4 ग्राम है तो प्रोपाइन का कितना होगा 6 ग्राम। तो अगर 6 ग्राम यहाँ पर प्रोपाइन है और टोटल प्रोपाइन और मेथेन कितना है 10 ग्राम, तो परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज ऑफ प्रोपाइन निकालना हो, 6 डिवाइड बाय टोटल रख दिया, टोटल कितना ग्राम है 10, तो वेट डिवाइड बाय टोटल वेट यहाँ पर रख दिया, वेट ऑफ प्रोपाइन डिवाइड बाय वेट ऑफ प्रोपाइन प्लस वेट ऑफ किसका मेथेन का, तो बताइए 10 रखा और 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 बताइए कितना परसेंट हो गया 60% हो गया। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रोपाइन जो निकल गया 60%, बाकी जो बच गया वो 40% क्या है मेथेन है, और यहाँ पर 60% क्या है प्रोपाइन है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाए, बताइए किससे रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से रिलेटेड। इससे पहले हम लोगों ने लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन लगाए थे। देखिए अब इस तरह से हम लोगों ने देखिए ये जो टॉपिक था कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने लिमिटिंग रीजन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को लगाया और साथ साथ POAC रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी लगाया। ये सारी केमिकल बेस्ड इक्वेशन थी, इनको हम लोगों ने कंप्लीट किया, लगाया। आगे कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, इसको जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कहीं से भी लापरवाही ना हो। थैंक यू वेरी मच।